नमस्कार दोस्तों, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग सीएसआईआर, सीएएसई, एएसओ, एसओ का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस उसे कवर करेंगे। सीएसआईआर, सीएएसई के सिलेबस में ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस का जो सिलेबस इन्होंने जिस तरीके से मेंशन करा हुआ है कि अब देखो ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th के एनसीईआरटी से इन्होंने लिया हुआ है। जो बिजनेस स्टडीज की जो बुक आती है वहां से ये टॉपिक कवर करा हुआ है। बाकी 12th के कुछ सेक्शंस हैं जो यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको यहाँ पे एमबीए के सिलेबस से मिलेंगी। अब चूँकि मैंने बोला था 1 वीक में कवर हो जाएगा लेकिन हो नहीं पाया, तो एज़ अ पेनल्टी जो है मैं आपको अल्टरनेट डेज़ में वीडियो दूँगा और नेक्स्ट संडे आने से पहले तक मैं आपको ये पूरा सिलेबस कवर करके दूँगा। तो आज की जो क्लास होगी वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और इसके अंदर जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइज़ेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग से मैं कवर करूँगा। हालाँकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है क्योंकि सबसे जो मेन टॉपिक है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस के अंदर, वो यही है। अगर आपने ये समझ लिया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है और इसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग क्या होता है, तो आपको फंडामेंटल समझ में आ जाएगा पूरे बिजनेस मॉडल का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है? पूरा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता है, किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है, वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चीज़ें जो है उसी से मिलती-जुलती हैं, उसी पे बेस्ड हैं, तो वो उसे कवर करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो ये जो पहला जो टॉपिक है, ये बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी मैंने जितना अभी मार्क करा हुआ है आपको 1 का मैं सारा 1 का पूरा सेक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और इसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कवर करके दूँ। और जो सेकंड जो पार्ट होगा जो आपको अल्टरनेट डेज़ में मिलेगा, मतलब अगर वीडियोज़ संडे को अपलोड हुई है रात तक, तो मंडे को छोड़ कर के ट्यूसडे नाइट तक आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा जहाँ पे जॉब से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक्स हैं मैं आपको कवर करके दूँगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके ठीक 1 दिन के बाद जो है उसके अंदर हम लोग नेगोशिएशन या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक कवर कर लेंगे। फिर उसी तरीके से ये मैं कवर करूँगा और नेक्स्ट संडे आने से पहले तक मैं प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस की सारी सीरीज़ आपको यूट्यूब पे अपलोड करके दे दूँगा, ठीक है? चूँकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगा है और सोर्सेज़ बहुत ही बेस्ट हैं, बहुत बेस्ट सोर्सेज़ हैं। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी भी कवर करा हुआ है, एनआईओएस की भी बुक भी कवर करी हुई है और एमबीए की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं, उससे भी जो है मैंने सारे नोट्स बना कर के वो डाटा मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं या आएँगे। ठीक है? सो इतनी मेहनत करी है तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना, लाइक कर देना वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगे तो। देखो पूरा का पूरा ये कंप्लीटली बाइलिंगुअल नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं पूरा बाइलिंगुअल करने जाऊँगा तो वो बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। तो वीडियोज़ अच्छे से देखना और नोट्स बनाते हुए चलना, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, नोट्स ज़रूर बनाना क्योंकि हर चीज़ जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में कवर करना पॉसिबल नहीं है इस कम समय में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। सबसे पहले देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ये जो टॉपिक है वो किससे जुड़ा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन के 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल्स, जिसे आप ह्यूमन रिसोर्स भी कह सकते हो, ठीक है? इंडिविजुअल्स। और जो सेकंड होता है उसका जो मेन फिजिकल रिसोर्स है, ठीक है? मतलब जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। एक हो गया रिसोर्सेस, जो नॉर्मल फिजिकल रिसोर्सेस हो गया, चाहे वो लैंड हो, चाहे मशीनरी हो या फिर किसी और तरह का एसेट हो ऑर्गेनाइजेशन का। और दूसरा हो गया ह्यूमन रिसोर्स जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं वो। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट की जो बात होगी वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को मैनेज करने की बात होगी, ठीक है? मतलब मैनेजमेंट का मतलब किस चीज़ का मैनेजमेंट यहाँ पे हो गया? जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेस इन रिसोर्सेस के मैनेजमेंट के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। अब प्रिंसिपल्स क्या होता है? तो नॉर्मली प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट या फिर कुछ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है? किसी भी तरह का स्टेटमेंट या कोई सेट ऑफ रूल्स या फिर किसी भी तरह का गाइडलाइंस, जो क्या करता है, जो हमारे थॉट को और हमारे एक्शन को एक दिशा देता है, एक गाइड करने की कोशिश करता है। नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में जो प्रिंसिपल्स हैं, वो एक्चुअली ऐसे गाइडलाइंस होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं या फिर ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से मैनेज करना है, वो हमें बताता है। ठीक है? और जो तीसरा वर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा वो दिखेगा प्रैक्टिसेस। तो किस चीज़ की प्रैक्टिसेस? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करना। कैसे प्रैक्टिस करना? रिपिटेटिव एक्शन में, मतलब बार-बार, बार-बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करना, उस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को मैनेज के लिए यूज़ करना। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस आपको अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि क्या है ये? बेसिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस के अंदर ये जो सिलेबस है, ये जो टॉपिक है,
इसके अंदर हमें प्रिंसिपल्स को पढ़ना है। तो किस चीज़ के प्रिंसिपल्स को? तो मैनेजमेंट करने के प्रिंसिपल्स को। अब हमें मैनेज क्या करना होगा यहाँ पे? तो ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिसोर्सेस हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो किसी तरह का फिजिकल रिसोर्स हो, उसे मैनेज करना। उसे मैनेज करने के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिसके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से रन करता है। हमें उन प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, उसे समझना है और वो किस तरीके से प्रैक्टिस में लिया जाता है, वो चीज़ जानना है। ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेफिनिशन की कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की परिभाषा क्या होती है। हमने अभी देखा था कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, ठीक है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, वो क्या है? तो आर द फंडामेंटल गाइडलाइंस। ये कैसे हैं? ये मौलिक गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस अभी हमने देखा था, गाइडलाइंस क्या होता है? जो हमें गाइड करे। एक सेट ऑफ रूल्स हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकता है, जिसे हमें फॉलो करना है ब्लाइंडली। ठीक है? कि ऐसे चलना है, तो मतलब ऐसे ही चलना है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? तो एक फंडामेंटल गाइडलाइंस है दैट हेल्प मैनेजर, ऑब्वियसली कि जो मैनेज करेगा चीज़ों को, उसे मैनेजर कहेंगे। तो ये क्या करेगा? ये मैनेजर्स की हेल्प करेगा इफेक्टिवली टू प्लान। ठीक है? किस चीज़ की प्लान करने की? तो यहाँ पे जो मैनेजर होता है, वो हमने अभी देखा था कि रिसोर्सेस को मैनेज करता है। ठीक है? रिसोर्सेस 2 तरह के हो गए, या तो जो है ह्यूमन रिसोर्स की बात होगी यहाँ पे, या फिर जो फिजिकल रिसोर्स, ठीक है? उनकी बात होगी। फिजिकल रिसोर्स का मतलब क्या हो गया? जो एसेट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, लैंड हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा मनी हो सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? मशीनरी हो सकती है। अगर कोई जो है फैक्ट्री है, तो उसके अंदर जो वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्ड हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे फैक्ट्री के अंदर क्या होगी? मशीनें लगी होंगी, तो वो भी क्या हो गया? एक तरह का रिसोर्स हो गया। तो रिसोर्सेस जिस तरह की भी हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो उन रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसका प्लान बनाना, उसे ऑर्गेनाइज़ करना, ह्यूमन रिसोर्स को लीड करना, ठीक है? जो भी ह्यूमन रिसोर्स है या जो फिजिकल रिसोर्स है, उसे कंट्रोल करना, ताकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के द्वारा, मतलब ताकि ये जो मैनेजर्स हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उस गोल को वो क्या कर सके? अचीव कर सके। So basically, management principles are fundamental guidelines that help managers effectively to plan, organize, lead, and control individuals and resources. Individuals का मतलब human resources, और यहाँ पे जो normally resource लिखा गया है उसका मतलब जो physical resources हैं। तो इन सब को जो है प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, लीड करना, कंट्रोल करना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है, उसे वो पा सके। वो जो मैनेजर होगा उस गोल को क्या करे? फुलफिल कर पाए। मतलब ये जो गाइडलाइंस होंगी जिसे वो फॉलो करेगा, दैट गाइडलाइंस इज नोन एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है? हिंदी में बोला है तो हिंदी वाली लाइन समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, अब देखो, जब भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात होगी या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात होगी, तो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आप कह सकते हो, की प्रिंसिपल्स कह सकते हो। तो मतलब ये 4 की प्रिंसिपल्स हैं, इसी से पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम जो है जुड़ा हुआ है। मतलब जो मेन जो प्रिंसिपल्स हैं तो एक्चुअली में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। सारे प्रिंसिपल्स भी अभी हम देखेंगे, लेकिन जो मेन जो प्रिंसिपल्स हैं वो 4 ही हैं, जिन्हें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और की प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये कौन-कौन से हैं? तो पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है डायरेक्टिंग और लीडिंग, और चौथा है कंट्रोलिंग। हिंदी में बात करें तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है योजना, दूसरा है आयोजन करना, योजना बनाना कह सकते हो आप, तीसरा जो है निर्देशन या नेतृत्व करना, और जो चौथा है वो है नियंत्रण करना। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और लीडिंग, और चौथा है कंट्रोलिंग, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, और इसे हमें अच्छे से कवर करना है। ठीक है? सो ये 4 जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। अब इन्हें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या की प्रिंसिपल्स क्यों कहते हैं? इसके अलावा भी हैं, या फिर आप इस लाइन को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल से रिलेटेड बहुत सारे लॉज़ दिए। वो सारे लॉज़ जो हैं इन्हीं में आकर के सब्ज़्यूम हो जाते हैं। उन लॉज़ को भी हम लोग जानेंगे, किन्होंने दिया ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्रिंसिपल्स जो 4 यहाँ पे बताए गए हैं, इन्हें की प्रिंसिपल्स या जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो क्यों कहते हैं? तो इसके कुछ कारण हैं, कुछ रीज़न्स हैं। तो इनका नेचर समझना पड़ेगा। बेसिकली जो इन प्रिंसिपल्स हैं, इनका 4 इम्पोर्टेंट नेचर होता है। पहला जो नेचर है, वो है यूनिवर्सैलिटी का। यूनिवर्सैलिटी का मतलब ये यूनिवर्सल लॉ पे काम करते हैं। अब ये यूनिवर्सल लॉ होता क्या है सर?
जैसे आप देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे बेस्ट लेते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है? अब जो न्यूटन था उसने सेव को देखा ज़मीन पे गिरते हुए, पेड़ से जो है ज़मीन की तरफ वो गिरा और उसपे उन्होंने रिसर्च करके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। लेकिन बाद में पता चला कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये इस पूरे यूनिवर्स के हर एक कण में जो है ये लागू होता है। मतलब 2 बॉडी चाहे वो यूनिवर्स के किसी भी एक कोने में है, ठीक है? वहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लागू हो। तो मतलब एक ऐसा लॉ जो यूनिवर्सली कहीं भी अप्लाई हो सकता है, उसे हम लोग यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो 4 जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, 4 जो की प्रिंसिपल हैं, ये एक यूनिवर्सैलिटी पे काम करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सैलिटी का मतलब ये हो गया कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो 4 प्रिंसिपल हो गए, ये किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में फिट हो जाएगा, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइज़ेशन किसी बिज़नेस से जुड़ा हुआ हो, वो एनजीओ से भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है? या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हो सकता है, या फिर किसी कंपनी से जुड़ा हो सकता है, या फिर चाहे स्मॉल लेवल पे हो, चाहे बड़े लेवल पे हो, किसी एंटरप्राइज़ेज़ से जुड़ा हो सकता है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़ा हो सकता है। इवन अगर आप लाइफ़ को उठा कर के ले लोगे, तो वहाँ भी ये प्रिंसिपल जो है वर्क कर जाएगा। तो ये जो 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, ये लाइफ़ में कैसे एप्लीकेबल है, उसका एग्ज़ाम्पल्स लेकर के मैं आपको ये चारों प्रिंसिपल्स को समझाऊँगा अभी। ठीक है? तो देखना बड़ा मज़ा भी आएगा आपको क्योंकि आप ही से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है? और बहुत आराम से आप समझ भी जाओगे कि ये प्रिंसिपल्स फंडामेंटल क्यों हैं और इन प्रिंसिपल्स के अंदर है क्या, ठीक है? जो दूसरा जो है वो है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये जो प्रिंसिपल हैं, ये जो 4 जो प्रिंसिपल्स हो गए की प्रिंसिपल्स, ये जो की प्रिंसिपल्स हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े हुए हैं। मतलब ह्यूमन के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है या ह्यूमन बिहेवियर के अनुसार जो है कौन से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, ये हमें ये बताता है। ठीक है? तीसरा जो है वो है क्रिएटेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब ये जो 4 जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये जो 4 की प्रिंसिपल्स हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस के द्वारा बनाए गए हैं और जो चौथा है वो है फ्लेक्सिबल। देखो, जब भी प्रिंसिपल्स की बात होगी तो 2 तरह के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। मतलब या फिर प्रिंसिपल्स को 2 तरह से कैटेगराइज़ करा जा सकता है। एक होता है रिजिड प्रिंसिपल। रिजिड प्रिंसिपल का मतलब जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, वही होगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? व्हेन अ बॉडी इज़ इन रेस्ट, इट विल रिमेन्स इन रेस्ट और व्हेन अ बॉडी इज़ इन मोशन, इट विल बी इन मोशन अंटिल एंड अनलेस देयर इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स एप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट। ठीक है? मतलब अब ये है कि मतलब ये जो स्टेटमेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ दे रहा है, अब इसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग में, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो सिचुएशन और सर्टेन कंडीशन या सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ ऐसे प्रिंसिपल होंगे जहाँ पे ये मेंशन किया हुआ रहेगा कि ये फिजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग होगा या फिजिकल फैक्टर्स में ये सारे कांस्टेंट होंगे। अगर ये वेरिएबल हो रहा है या इसमें किसी तरह के चेंजेस आ रहे हैं तो जो प्रिंसिपल्स है उसे इस तरीके से चेंज किया जा सकता है वहाँ पे। तो उस तरह की चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल कहते हैं। मतलब ये ऐसे प्रिंसिपल्स हो गए जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग या किसी तरह के चेंज के अकॉर्डिंग जो है उसके अंदर भी कुछ मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है? तो 4 इम्पोर्टेंट नेचर हैं इन प्रिंसिपल्स की जिसकी वजह से इन्हें फंडामेंटल या की प्रिंसिपल्स कहा जाता है। एक है यूनिवर्सैलिटी जो मैंने आपको समझा दिया, ह्यूमन बिहेवियर भी समझा दिया। तीसरा जो है क्रिएटेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये भी क्लियर कर दिया और चौथा है फ्लेक्सिबल है। ठीक है? ये भी मैंने क्लियर कर दिया। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप पूछ सकते हो, 24 आवर्स के अंदर मैं रिप्लाई दे दूँगा आपको। अब इसे समझते हैं, ठीक है? इसे समझते हैं, मतलब ये तो आपको ये समझ में आ गया ना कि जो है 4 की प्रिंसिपल हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और लीडिंग और चौथा है कंट्रोलिंग। और ये भी समझ में आ गया कि इन्हें की प्रिंसिपल या फंडामेंटल क्यों कहते हैं, ठीक है? अब इसे समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल से और एग्ज़ाम्पल्स जो है मैंने सिर्फ़ आप ही लोग का लिया हुआ है क्योंकि अब ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सैलिटी पे काम करता है यानी कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़ेशन चूज़ करा जिसका नाम है स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन और ये जो स्टूडेंट्स हैं, वो आप ही लोग हो जो सीएसआईआर, सीएएसई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होगा? तो जो स्टूडेंट्स हैं मतलब जैसे आप लोग हो, यानी ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन, इन्होंने क्या करा, इन्होंने नोटिफ़िकेशन देखा कि सीएसआईआर, सीएएसई
एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी अच्छी खासी है, एक रेपुटेबल जॉब है, ठीक है, एक डेजिग्नेटेड वाली जॉब है, ऐसी जॉब जो आपको चाहिए, जो आपको अंदर से फील आता है कि हाँ भाई मुझे करना चाहिए इस जॉब को, ठीक है, वो ऐसी जॉब है। तो अगर ये इस तरह की जॉब है तो आपका पहला दिमाग में क्या आएगा जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे कि मुझे सिलेक्शन लेना है। तो आपने यहाँ पे जैसे ये चीज़ सोचा तो आपने क्या करा, गोल को डिफाइन कर दिया। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट मोटिव होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, उसका एक गोल डिफाइन होगा। आपने इंस्टीट्यूट खोला, आपको पता ही नहीं कि आपको पढ़ाना क्या है, तो आपने गोल अभी तक डिफाइन ही नहीं करा अपना, ठीक है? आप कभी कुछ पढ़ा रहे हो, कभी कुछ पढ़ा रहे हो, कभी कुछ पढ़ा रहे हो, ठीक है? या तो आपने पहले ही डिफाइन कर दो कि जो है मुझे सारे सब्जेक्ट्स को वहाँ पे कवर करना है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपने इंस्टीट्यूट खोला है, ठीक है? या फिर आपने एक शॉप खोली है हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर की शॉप में आप दूध बेच रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, गोल डिफाइन नहीं हुआ। तो आपको सबसे पहले अपना गोल डिफाइन करना है कि आपको करना क्या है। आपको ग्रोसरी खोलनी है या हार्डवेयर शॉप खोलना है या फिर कोई कंपनी खोलनी है तो सर्विस की कंपनी खोलनी है या फिर किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी है, ठीक है? या फिर कोई एनजीओ संस्था चलाना है, तो आपको अपना सबसे पहले गोल डिफाइन करना है कि अगर एनजीओ में भी मैं चला रहा हूँ तो किस पे चला रहा हूँ, ठीक है? किसे सपोर्ट करने के लिए चला रहा हूँ। तो गोल डिफाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप लोग हो, जिन्होंने सीएसआईआर सीएएसई एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन देखा, तो जैसे ही नोटिफ़िकेशन देखा तो आपने उसके लिए अप्लाई करा और जैसे ही अप्लाई करा वहाँ पे आपने एक अपना गोल डिफाइन करा कि गोल बना लिया कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए। अभी याद रखना, अभी ये गोल नहीं हुआ, अभी गोल वो कब होगा जब आप इसमें घुस जाओगे तो पूरी तरह से। अभी आपकी ये सिर्फ इच्छा है कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है? अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, क्या आएगा कि जैसे ही आपने ये सोचा कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसके लिए, उस सिलेक्शन के लिए काम करना है, ठीक है? तो वर्क वहाँ पे आ जाएगा, आपकी स्टडी आ जाएगी। तो अब जैसे ही आपने सोचा कि पढ़ना है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, अगर आप उसे करने जाओगे तो आपको मैनेजमेंट वहाँ पे करना पड़ेगा। अपनी स्टडी को मैनेज करना पड़ेगा, अपनी लाइफ़ को मैनेज करना पड़ेगा, अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना पड़ेगा, अपने चैलेंजेस को मैनेज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है इन 4 प्रिंसिपल्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। जहाँ मैनेजमेंट घुस गया, वहाँ पे ये चारों प्रिंसिपल ऑटोमैटिक एप्लीकेबल हो जाता है। तो बेसिकली ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, एक है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है लीडिंग और डायरेक्टिंग और चौथा है कंट्रोलिंग। ठीक है? वन बाय वन हम इसे समझते हैं कि किसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। देखो, प्लानिंग के अंदर जो है हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि हमारा गोल क्या है एक्चुअल में। मतलब अपने गोल को डिफाइन करना होता है। तो प्लानिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं अपने गोल को, हमें पाना क्या है। ठीक है? दूसरा, एनालाइज़ करते हैं चीज़ों को, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे क्या एनालाइज़ होता है कि चैलेंजेस क्या है उस गोल को पाने के लिए? आपके कंडीशंस क्या-क्या हैं? ठीक है? आप कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, कहाँ पे वीक हो? ये सारी चीज़ें एनालाइज़ करने का जो काम है वो भी कहाँ है? प्लानिंग का ही पार्ट है। और सब चीज़ को समझ के अगर आप इसे फॉलो करोगे ना, अगर अब देखो चूँकि ये यूनिवर्सल लॉ है, मुझे लगता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इन 4 लॉ को फॉलो करेगा तो वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। आपको चीज़ों को समझना है। पहला स्टेप क्या है कि आपने जैसे किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करा कि मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, तो ये आपका गोल डिफाइन हो गया। अब प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी और जैसे ही पढ़ाई आ गया, एक काम आ गया, तो उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि 1 दिन का वो काम नहीं है, 1 घंटे का काम नहीं है, वो काफ़ी लंबे समय का है, ठीक है? काफ़ी लंबे समय तक जो है आपको उस सिचुएशन में, उस स्थिति में, पढ़ने वाली स्थिति में बने रहना है। तो वहाँ पे चीज़ों को क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है क्योंकि हम लोग सोशल हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है लाइफ़ में, हर चीज़ को मैनेज करना होता है। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। तो ये मैनेजमेंट वाला जो है जैसे ही ये घुसा तो वहाँ पे 4 अपने आप जो है लॉज़ निकल के आ जाएँगी, 4 अपने आप प्रिंसिपल्स निकल के आ जाएँगी जिसमें पहला प्रिंसिपल कहता है कि प्लान करो भई, ठीक है? आपको कैसे क्या करना है? तो वहाँ पे आप अपना गोल डिफाइन करोगे कि मुझे रैंक होल्डर बनना है, कि मुझे नॉर्मली क्रैक करना है, ठीक है? फिर जैसे ही आपने गोल डिफाइन करा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या सिलेबस है, एनालाइज़ करना पड़ेगा चीज़ों को कि जो है कितना टाइम लगेगा इसे कवर करने में, चैलेंजेस क्या-क्या हैं और इन सब को ध्यान में रख के स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है? इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के क्या बनानी पड़ेगी? स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? ऑर्गेनाइज़िंग। देखो, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो। मतलब यहाँ आपको ये समझ में आ गया कि चैलेंजेस क्या है, आपको पढ़ना क्या है क्योंकि सिलेबस आ गया।
तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, सिंपली जैसे कि आपको पता है कि ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारा सिलेबस है जो हमें कवर करना है इस एग्जाम के लिए। तो आपने क्या करा, अपने टाइम को डिवाइड कर लिया। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क की बात हो रही है, तो मतलब क्या करा आपने, जो हिस्ट्री का जो सेक्शन है, साइंस का सेक्शन है, जो आपका वीक पॉइंट है, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया कि मतलब 1 घंटे मैं इस सब्जेक्ट में दूंगा क्योंकि मैं इसमें स्ट्रांग हूँ। मुझे 3 घंटे करके जो है ये टॉपिक कवर करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें वीक हूँ। मुझे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस बिल्कुल नहीं आता क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वो नहीं रहा, तो इसे मुझे ज़्यादा समय तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये टॉपिक मेरे लिए अननोन है, तो मुझे इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो जो चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग है, उस पे आप कम समय दोगे, जो चीज़ें आपकी वीक है, उसमें आप ज़्यादा समय दोगे। इसके अलावा हो सकता है कुछ लोग जो हैं वर्किंग हो, तो उन्हें जो है उसके अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़िंग के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब जो डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया, वो ऑर्गेनाइज़िंग का पार्ट हो गया। ठीक है? तो ऑर्गेनाइज़िंग के अंदर आएगा क्या? तो ऑर्गेनाइज़िंग के अंदर आएगा डिवीज़न ऑफ वर्क एज़ पर दी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है? तीसरा जो है वो है मेरा लीडिंग और डायरेक्टिंग। अब देखो क्या होगा, अब ये 1 घंटे का तो काम नहीं है, 1 दिन का भी काम नहीं है। ठीक है? लंबे समय का काम है। आप किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को रन करना है तो 1 दिन के लिए रन नहीं करना है, लंबे समय तक रन करना है। ठीक है? जब कोई लंबा गोल होता है तो उस स्टेट में बने रहना एक चैलेंजेस होता है हमेशा। ठीक है? अब 1 दिन तो 4 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन 4 घंटे पढ़ लिया, तीसरा दिन उस तरह का किक नहीं मिल रहा है, उस तरह का मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लीडिंग और डायरेक्टिंग में जो पहला जो रोल होता है वो है मोटिवेट होने का या मोटिवेटिंग रहने का। मोटिवेट कैसे रहें भाई? ठीक है, कुछ लोग अपने फैमिली सिचुएशंस को, फाइनेंशियल सिचुएशंस को देख के मोटिवेट होते हैं। कुछ लोगों को वीडियोज़ की ज़रूरत होती है या फिर किसी इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत होती है कि भई मैं इसके संपर्क में रहूँगा, मैं इनसे बात करूँगा तो मैं मोटिवेट होऊँगा। कुछ लोगों को जो है कोई एक जगह जा कर के वो मोटिवेट होते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो यूपीएससी, सीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो उसे जब भी मज़ा नहीं आता था पढ़ने में, तो फिर वो क्या करता था, टाइम निकाल कर के 2-3 घंटे के लिए जो यूपीएससी का जो मेन ऑफ़िस है, उसके बाहर में जाके खड़ा हो जाता था। लोगों को आते हुए देखता था, जाते हुए देखता था, तो अपने आप अंदर से जो है एक फीलिंग आ जाती थी कि एक दिन मैं भी ऐसा ही करूँगा। ठीक है? तो वो लोग उस तरह से मोटिवेट होते हैं। तो पहला जो लीडिंग एंड डायरेक्टिंग में क्या होता है कि मोटिवेट रहना है, ठीक है, हमेशा। इसके अलावा नेक्स्ट है मेरा एंगेजमेंट बना के रखना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ख़ासकर ठंड के समय में क्या होता है कि आप पढ़ने के लिए तो बैठे, लेकिन जैसे ही 15 मिनट, 20 मिनट हुआ, क्योंकि चूँकि स्टडी जो होता है वो शांत मन से होता है, पीसफुल माइंड से होता है। जैसे ही दिमाग शांत होगा, वैसे ही सबसे पहले आपकी बॉडी जो है, सबसे पहले कहेगी कि रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल करो। जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? किसी को नींद की कमी है तो किसी को सोना है, किसी को भूख लगी है तो खाना है, ठीक है? तो अननेसेसरी हो या नेसेसिटी हो, ये सारी चीज़ें दिमाग में आने लगेंगी। तो उस समय एंगेजमेंट बना के रखना, या फिर किसी को लगेगा जैसे ही दिमाग शांत हुआ तो वो वहाँ भागेगा जिस जो उसका मन जो है ले जाना चाहेगा। जैसे किसी का गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया तो वो उसके बारे में सोचना शुरू कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने काम के साथ एंगेजमेंट बना के रखना है। तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत तरह की चीज़ें फ़ॉलो करते हैं। जैसे कि कुछ हैं, वो चीज़ों को पढ़ते हुए नोट्स बनाते हुए चलते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या करा, कुछ लाइन्स पढ़ी, 3 से 4 लाइन पढ़ ली और उसके अंदर से जो उन्हें मिला, समझ में जो आया, उन्हें जो है एक पेपर पे लिख दिया। तो ये क्या है, किसी न किसी तरह से आप एंगेजमेंट बना के चलोगे, मोटिवेट रहोगे, तब जा कर के जो है यहाँ पे लीडिंग और डायरेक्टिंग का यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा एक और चीज़ है, आपको यहाँ पे कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट या गाइड की। ठीक है? अब यहाँ पे किसकी गाइड चाहिए आपको? निशांति अकेडमी की, निशांत सर की। तो आपको एक सपोर्ट या गाइड के लिए जो है आपको किसी एक जो है जो सीनियर हो, जिन्होंने कभी इस तरह का एग्ज़ाम फेस करा है या फिर जिन्हें थोड़ा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप उनसे जो है गाइड ले सकते हो कि सर इस तरह की प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो लीडिंग और डायरेक्टिंग आपको समझ में आ गया यहाँ पे, और चौथा है मेरा कंट्रोलिंग का। देखो कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग करते क्या है, कंट्रोलिंग के अंदर सबसे पहले जो है कि आप जो पढ़ रहे हो, आप सही तो चल रहे हो ना? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप चल रहे हो वो मालूम, सही चल रहे हो वो मालूम है या नहीं? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि मैंने 2 दिन पहले जो पढ़ा था, वो मैं पूरी तरह से भूल चुका हूँ। ये भी होता है बहुत बार। ठीक है? वोकैब्युलरी पढ़ने के लिए गए तो पता चला कि तीसरे दिन जैसे हुआ,
आपने क्या पढ़ा था आपको वो याद ही नहीं है, ठीक है? तो ये वोकैब्युलरी के केस में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो कंट्रोलिंग के केस में क्या करना होता है, हमें अपनी परफ़ॉर्मेंस को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि हम काम जो कर रहे हैं, वो उस लेवल का कर तो रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग जो है हम बढ़िया पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हम ही बढ़िया हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि हम ही बढ़िया पढ़ रहे हैं। वैकेंसीज़ हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 100 समथिंग कुछ वैकेंसीज़ है, मैं थोड़ी देर की मान लेता हूँ जनरल की वैकेंसीज़ आई थिंक 13 या समथिंग है इसी के आस-पास, ठीक है? एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 100 ही लेते हैं, ठीक है? 100 वैकेंसीज़ हैं। अब ऑल ओवर इंडिया जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वो 100 तो नहीं होंगे ना, वो मान के चलो थोड़ी देर के लिए 10,000 लोग हैं, जो बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और तकरीबन 8 से 10 घंटा अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं हर दिन। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे आप अपना परफ़ॉर्मेंस जो है कैसे ट्रैक करोगे कि आपको 100 के अंदर घुसना है, ठीक है? तो आपको हर एक दिन बेस्ट करना है क्योंकि इन 10,000 में से कुछ होंगे जिन्हें कभी ठंड लग जाएगी, कुछ होंगे जिन्हें 1 तारीख को जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट करना होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें कुछ और सेलिब्रेट करना होगा, ठीक है? आपको उन सबको बीट करते हुए आगे निकलना है, तब जाकर के आप उस 100 की लिस्ट में घुसोगे। तो अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है और वो किसके अंदर आता है? कंट्रोलिंग के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? परफॉर्मेंस ट्रैक करना। इसके अलावा ठीक है, यहाँ पे बहुत जगह पे मॉनिटर भी वर्ड मेंशन होगा कि कंट्रोलिंग के अंदर मॉनिटर करना भी आता है जो कि यही है। इसके अलावा इवैल्यूएट करना, ठीक है? आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, कौन-सा टॉपिक है जिसमें आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो या जो वीक है आपने उस पे 1 वीक अपना दे दिया लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज़ को इवैल्यूएट करना। और इवैल्यूएशन के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्रूवमेंट का, ठीक है? इम्प्रूव करना, चीज़ों को जो खराब है उसे और अच्छा करना, ठीक है? अच्छा करना। ये हो गया मेरा क्या हो गया कंट्रोलिंग का पार्ट। क्लियर हो गया? तो देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइज़िंग, लीडिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग इसे मैंने एक लाइफ़ के नॉर्मल जो आप लोगों से रिलेट हो सकती है, मैंने ऐसे एग्ज़ाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करी और होपफुली जो है आपको समझ में आ भी गया होगा कि इन चारों के अंदर है क्या, पढ़ना क्या है एक्चुअली। अब मज़ा आ रहा होगा कि लग रहा हो कि हाँ भाई, अब लग रहा है कि मुझे ये सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा-थोड़ा आइडिया है या फिर मैं रिलेट करके पढ़ सकता हूँ। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने 4 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं, लेकिन इन 4 प्रिंसिपल्स के अलावा भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, जो 3 इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स के द्वारा दिए गए हैं। अब अगर इसे मैं और अच्छे से इलैबोरेट करूँ, तो 3 ऐसे स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने क्या करा कि मैनेजमेंट के ऊपर में कुछ अपने-अपने प्रिंसिपल्स दिए, जो कि सब्ज़्यूम हो सकते हैं इन 4 की प्रिंसिपल्स के अंदर। लेकिन चूँकि इन्होंने बहुत डिटेल में बात करी उन प्रिंसिपल्स के ऊपर में, तो हमें इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। इसमें जो पहला नाम है वो है हेनरी फेउल का। हेनरी फेउल जो हैं वो एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस और स्टडी के बिहाफ़ पर 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अलग-अलग दिए हैं। मतलब 14th प्रिंसिपल जो हैं दिए हैं। ये जो 14th प्रिंसिपल है, इनके अंदर है क्या? वो अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा जो है वो है फ्रेडरिक टेलर। फ्रेडरिक टेलर पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने साइंटिफिक लॉजिक के बिहाफ पर या साइंटिफिक रीजनिंग के बिहाफ पर आप ऐसे समझो कि हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक होता है, साइंटिफिक एनालिसिस होता है। तो उस साइंटिफिक एनालिसिस या साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक लॉजिक के बिहाफ पर जो फ्रेडरिक टेलर थे इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के ऊपर, जिनकी वजह से इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनमें से कौन है? तो आप यहाँ पे याद रखना फ्रेडरिक टेलर को कहते हैं। तीसरा जो है वो है मेरा पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल के ऊपर में एक ऐसा लॉ दिया है, एक ऐसा प्रिंसिपल इन्होंने बताया जो कि कंप्लीटली क्लियर गोल के ऊपर में बेस्ड था। इन्होंने बताया कि किसी भी क्लियर गोल को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कैसे सेट करना है और उसके ऊपर में किस तरीके से फ़ोकस्ड एफ़र्ट हम लोग दें, अपना एफ़र्ट किस तरीके से दें, फ़ोकस्ड एफ़र्ट किस तरीके से लगाएँ कि हम लोग उस गोल को अचीव कर सकें। तो ये जो प्रिंसिपल्स देने वाले थे, वो थे पीटर ड्रकर, ठीक है? तो हमें याद रखना कि पीटर ड्रकर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपसे इससे क्वेश्चन पूछा भी, तो यही पूछ सकता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अंदर जो क्लियर गोल सेटिंग का और फ़ोकस्ड एफर्ट का जो लॉ है या फ़ोकस्ड एफर्ट का जो प्रिंसिपल है, वो किसने दिया? तो पीटर ड्रकर ने दिया, ठीक है? एनसीईआरटी में 2 चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन करी गई हैं।
एक हेनरी फेयोल के बारे में और दूसरा फ्रेडरिक टेलर के बारे में। हेनरी फेयोल के जो 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, तो इन्हें हम लोग 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल या फिर फेयोल्स 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहते हैं। और जो दूसरा है मेरा फ्रेडरिक टेलर, फ्रेडरिक टेलर ने जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिया, इन्हें टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो वन बाय वन हम लोग इन्हें समझते हैं। तो पहला हम लोग बात करेंगे हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फेयल्स के 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, और इसमें जो सबसे पहला है वो है मेरा डिवीजन ऑफ वर्क। फेयल्स कहते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कुछ काम डिफाइन करा गया है कि ये टोटल काम है, ये टोटल पूरे हम लोग का पहला गोल है जिसे हमें कवर करना है, कंप्लीट करना है। तो इस पूरे वर्क को बहुत सारे छोटे-छोटे वर्क में या छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड कर दो। So basically, division of works means division of total tasks into a smaller jobs and allocating it to the employees. अब क्या करो, ये जो छोटे-छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया है, हर एक पार्ट को हर एक एम्प्लॉय दे दो। तो इससे क्या होगा, आपका जो काम था वो जल्दी कवर हो जाएगा। क्योंकि एक बंदे को आप पूरा काम दोगे करने के लिए, और वहीं जो है आपने पूरे काम को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके 10 लोगों को दिया। तो क्या होगा, काम आपका जल्दी कवर होगा। इससे होगा क्या, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑल इन एवरेज वो ज़्यादा काम कर पाएगा। ठीक है? तो पहला जो लॉ है, पहला जो प्रिंसिपल है फेयल का, वो ये है कि डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मतलब आपको एक तरफ हेड दिख रहा है, एक तरफ टेल दिख रहा है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं है और लिंक्ड है। ठीक है? तो उसी तरीके से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। आप एक को दूसरे के बगैर एज़्यूम नहीं कर सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी मैनेजमेंट में। ठीक है? कैसे है वो समझते हैं। सबसे पहले अथॉरिटी की बात करते हैं, अथॉरिटी होता क्या है? सो अथॉरिटी रिफर्स टू द पावर। ठीक है? अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? पावर और राइट टू टेक डिसीजन और गेट द वर्क डन। बेसिकली अथॉरिटी का मतलब है कि आपके पास, जैसे सपोज करो, आपको किसी काम को करने की अथॉरिटी दी गई है। ठीक है? जैसे सपोज करो कि आपको मैंने बोला कि भाई तुम पढ़ाओ। ठीक है? तुम सीएसआईआर से रिलेटेड जो है प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर में वीडियोस बनाना शुरू करो या पढ़ाना शुरू करो बाकी स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले क्वेश्चंस दिमाग में आएगा स्टूडेंट्स के, क्या इनके पास अथॉरिटी है? क्या जो पढ़ा रहा है, क्या इसका पहले का कुछ एक्सपीरियंस है? क्योंकि एक्सपीरियंस होगा तभी तो आपके पास अथॉरिटी आएगी। आपने पहले पढ़ाया है ऑनलाइन, आपको एक्सपीरियंस है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है। आपको इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है। क्या इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएँगे आपको उसके बारे में नॉलेज है? तो अथॉरिटी यहाँ पे होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? सो अथॉरिटी होगा तो क्या होगा, उसे वैल्यू मिलेगी, वैल्यू क्रिएट होगा वहाँ पे कि हाँ, इसका नॉलेज है, ये जिस तरीके से पढ़ा रहा है, उससे एक्सपीरियंस समझ में आ रहा है इसका, तो इसकी अथॉरिटी वहाँ पे क्लियर हो रही है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, दूसरा जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन्ड ऑन टाइम। मतलब अथॉरिटी तो है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने जिस स्टूडेंट्स को बोला पढ़ाने के लिए उसके पास अथॉरिटी है, उसका नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस है, उसने पहले जो है इस तरह के एग्ज़ाम्स को फेस करा हुआ है, जहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, इसके अंदर पढ़ना क्या होता है, ये उसे पता है। ठीक है? तो अथॉरिटी तो उसे मिल गया, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसने बोला सर मैं पढ़ा तो दूँगा, लेकिन मैं कवर करूँगा पूरा का पूरा सिलेबस 1 महीने के अंदर या 1 वीक के अंदर या 10 डेज़ के अंदर, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है? मुझे मन करेगा तो मैं पढ़ाऊँगा, मन नहीं करेगा तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसके पास अथॉरिटी तो है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा। अथॉरिटी होने की वजह से बहुत सारे टीचर्स के पास अथॉरिटी होती है कि वो इस टॉपिक को क्लियर कर सकता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता कि मैं जो है, मैं फ्री में स्टूडेंट्स को टीच करूँगा यहाँ पे आकर के, यूट्यूब पे आकर के। ठीक है? तो ये क्या हुआ, अथॉरिटी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन कुछ क्या लेते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते हैं लेकिन अथॉरिटी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे वो कितना भी अच्छा पढ़ाए, थोड़ा-सा रिलक्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए। क्योंकि भई ठीक है, वो पढ़ा तो रहा है, बस कवर कर दे रहा है, लेकिन उसका जो मेन जो ग्रिप है उस टॉपिक के ऊपर में वो नहीं है, या वो उसने बनाया नहीं है, या फिर उसने खुद उस लेवल का पढ़ा नहीं है,
जिसके कारण वो उस लेवल का जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा वो समझा नहीं पा रहा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो ले रहा है लेकिन उसकी अथॉरिटी नहीं है, तो जो जनता होगी, जो सुनने वाला होगा वो क्या हो जाएगा, रिलक्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे समझना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बहुत ज़रूरी है, जब कोई काम जो है सौंपा जा रहा है किसी को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उस बंदे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो काम करे, और प्लस अथॉरिटी भी होनी चाहिए। कि फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल और अच्छे से इसे समझते हैं। सपोज़ करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 2 मैनेजर हैं। एक जो है कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज करता है, और दूसरा जो है वो लोगों को या टीम को मैनेज करने का काम करता है। तो जो टीम को मैनेज करने वाला जो मैनेजर है, मैंने उसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डाटा दिया और बोला कि भई इसे जो है आपको किस तरीके से इस पे वर्क करना है, वो आप समझो, वो आप जानो। तो चूँकि वो अगर हो सकता है कि आप उसके बॉस हो और आपकी बात वो काटना नहीं चाहता, तो उसने बोला था ठीक है सर मैं कर दूँगा। लेकिन चूँकि उसके पास अथॉरिटी उस लेवल की नहीं है, तो वो काम उस लेवल पे नहीं होगा, जिस लेवल पे होना चाहिए। ठीक है? क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? ठीक है? वहीं अगर अथॉरिटी है, जैसे एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसे कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मालूम है, एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर। लेकिन उसके पास अथॉरिटी होते हुए भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपने बोला कि मुझे ये 1 दिन के अंदर मुझे ये काम को कंप्लीट करके देना है। अब वहाँ पे जो है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो ये चीज़ को दिमाग में उसने लिया ही नहीं कि मुझे 1 दिन में सबमिट करना है। वो बार-बार रिलक्टेंट है, कह रहा है कि सर कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा, वो चीज़ नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइज़ेशंस की एफिशिएंसी जो होगी, उस पे इफ़ेक्ट पड़नी शुरू हो जाएगी। तो किसी ऑर्गेनाइज़ेशन का सही तरीके से चलने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अंदर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है, या ये सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है, प्रिंसिपल है, वो ये है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वहाँ के एम्प्लॉइज़ के अंदर। ठीक है? सो क्लियर हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तीसरा हम लोग आते हैं डिसिप्लिन। ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है हर जगह। देखो ऐसे-ऐसे यहाँ पे रूल्स हैं, ऐसे-ऐसे यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, जो आपको लगेगा कि यार ये प्रैक्टिकल चीज़ों से जुड़ी हुई है, ये लाइफ़ से जुड़ी हुई है। जैसे अगर मैं इम्प्लीमेंट अपने अंदर भी कर लूँगा ना, तो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँगा। तो डिसिप्लिन, ठीक है? तो डिसिप्लिन एक ऐसा फैक्टर है किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में या किसी ह्यूमन से भी जुड़ा हुआ, आप समझ सकते हो। जहाँ पे डिसिप्लिन हमें क्या बनाता है? ओबीडियंस बनाता है। हमें जो टास्क दिया हुआ है, हम विलिंग हो जाते हैं, हम ऑब्लिगेट हो जाते हैं कि भई हमें करना है। ठीक है? ये डिसिप्लिन हमें सिखाता है। इसके अलावा रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, जो हायर अथॉरिटी है उनका रिस्पेक्ट करना, ये हमें क्या सिखाता है? कहाँ से मिलता है ये चीज़ हमें? डिसिप्लिन से। आप पढ़ने के लिए आए हो यूट्यूब पे, ठीक है? आपको हो सकता है कि फ्लो में मैंने कुछ वर्ड्स जो हैं गलत बोल दिए हों, तो उस सिचुएशन पे कोई स्टूडेंट आया आकर के उसने देखा कि भाई यूट्यूब पे तो है, फ्री में तो कर रहा है काम। क्या हुआ? कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, किसी ने डिसलाइक कर दिया, किसी ने कुछ का कुछ लिख कर के भेज दिया। कमेंट सेक्शन पे, तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी नहीं है, यानी कि वो बंदा जो है डिसिप्लिन्ड नहीं है, वो पढ़ने के लिए नहीं आया है। ठीक है? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, तो अपनी अथॉरिटी को आप रिस्पेक्ट दोगे, और प्लस जो है आपके पास जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे। अब यहाँ पे एक दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाती है, ये लाइफ से भी जुड़ी हुई है। ठीक है? कि यार सारे लिए डिसिप्लिन्स तो बना लिए, एक पेपर में तो लिख लिया कि क्या-क्या जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, या फिर अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, तो आपको मालूम है कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको ये फॉलो करना है। लेकिन वो फॉलो होता नहीं है कभी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, हमेशा एक जैसा एक साइड से सोचता नहीं है। कभी कुछ पे दिमाग गया, फिर कुछ पे दिमाग गया, फिर कुछ पे दिमाग गया, ये चलता रहता है हमेशा, और ये चलता रहेगा। जब तक इंसान ज़िंदा है तब तक चलता रहेगा। तो फिर प्रॉब्लम है यहाँ पे उस चीज़ को कंटीन्यूअसली कैसे करा जाए? तो अब डिसिप्लिन फॉलो करना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलना है, तो यहाँ पे एक सुपरविज़न का वर्क होना चाहिए। मतलब एक अच्छा सुपरवाइज़र होना चाहिए जो आपको क्या करे, सुपरवाइज़ करे। आपके ऊपर में निगरानी करे, उसने ये फॉलो करा है कि नहीं करा है? उसने ये सारी चीज़ें करी है या नहीं करी है? एक स्टूडेंट्स की लाइफ़ में क्या होता है, आपके गार्डियन जो है आपके सुपरवाइज़र होते हैं, आपको हमेशा सुपरवाइज़ करते रहते हैं। लेकिन फिर ये स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आता, यार हमेशा टोकते रहते हैं, हमेशा कुछ चीज़ में बोलते रहते हैं, ये करो, ये पढ़ो, इतना पढ़ो, ये पढ़ो। अभी क्या कर रहा है? बैठा हुआ है, पढ़ लो। ठीक है? तो ये स्टार्टिंग में खराब लगता है, लेकिन जब वो नहीं होते हैं तब उनकी कमी लगती है, यार अब तो बोलने वाला कोई नहीं है, अब तो होगा ही नहीं वो चीज़। ठीक है? मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। क्यों मैं समझ रहा हूँ, वो भी आपको समझ में आ गया होगा शायद।
ठीक है। सो डिसिप्लिन जो है वो सही से हो, इसके लिए एक सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुड सुपरविजन होना चाहिए एट ऑल लेवल, एंड एन एस्टेब्लिश्ड सिस्टम ऑफ पेनल्टीज विल हेल्प टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम रट्टा मार लेना, ये बहुत काम करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन है इसका मतलब आप ओबीडियंस होंगे, आप अपनी अथॉरिटी को, सीनियर जो अथॉरिटी होगी उसे आप रिस्पेक्ट दोगे। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हैं उसे आप फॉलो करोगे। अब इस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए जो सबसे बेस्ट जो वे है वो क्या है कि एक गुड सुपरवाइजर को नियुक्त कर दो जो आपको सुपरवाइज करे हर एक मोमेंट पे। ठीक है, तो गुड सुपरविजन होना चाहिए हर एक लेवल पे जब भी आप किसी काम को, किसी वर्क को कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप किसी तरह की गलती कर रहे हो, आपकी डिसिप्लिन में कुछ कमी रह जा रही है, तो एक पेनल्टी आपके ऊपर में लगाई जा सके, ये भी प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि पेनल्टी के डर से जो है लोग काम करेंगे। ठीक है, अगर तू ये काम करके मुझे नहीं देगा तो मैं तुझे इस तरीके से पनिश करूंगा। ठीक है, अगर ये चीजें हो गई तब तो डिसिप्लिन में बंदा ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, क्योंकि उसे पनिश नहीं होना। ठीक है, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बड़े लोग हैं, उसे तो मारा पीटा तो नहीं जा सकता कि डंडे लेकर के दे दिया 2 डंडा। वहां पे बहुत सिंपल सा बात है कि अगर आपने डिसिप्लिन में काम नहीं करा, अगर आपने इतने दिन में, इस आपको ये टारगेट है दिया गया, आपको इतने दिन में पूरा करना है, अगर आपने नहीं करा तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी। तो ये एक पेनल्टी हो गई, तो ऑब्वियस है कि जो बंदा जो है वो पूरे डिसिप्लिन में रहता है वहां पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय, इसके ऊपर में जो हेड होगा, इसका जो बॉस होगा, जिसकी वो सुनेगा, वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इसकी भी सुन रहा है, वो इसकी भी सुन रहा है, वो उसकी भी सुन रहा है। ये चीज नहीं होना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा, इसने बोला कि ये काम करना है, ठीक है, इसने पूछा कि सर कैसे होगा, इसमें ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो बॉस है उसने बोला एक एम्प्लॉय को कि भाई आपको कंप्यूटर पे जो है इस डाटा को रिकॉर्ड करना है एमएस वर्ड में। क्लियर? ठीक है, वो बंदे ने जब एमएस वर्ड को ओपन करा तो वो एमएस वर्ड में एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो अब वो वापस गया अपने बॉस के पास, उसने बोला कि भाई जो है आपको अगर एमएस वर्ड में प्रॉब्लम हो रही है तो गूगल डॉक्स में आप काम कर लो। क्लियर हो गया? दूसरा एक उसका बॉस आया, उसने बोला कि मुझे एमएस वर्ड में ही सबमिट करनी है, अगर आपकी यहाँ पे नहीं हो रही है, आप पहले ये चेक करो कि एमएस वर्ड का जो एप्लीकेशन है उसमें क्या एरर है, उसे ठीक करो, बाद में सबमिट करो। तीसरा बोल रहा है कि मुझे आज के आज वो फाइल चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूनिटी नहीं हो रही है कमांड में। सो यूनिटी ऑफ कमांड सेज दैट फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर who can assign him responsibilities and to whom he is accountable। जिसे वो क्या होगा, जिसके लिए अपने काम के लिए वो उसी पे, उसी को क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, उसी को जिम्मेवार है, जिम्मेदारी है। ठीक है, मतलब उसी की जिम्मेदारी है कि वो उसे ही सारी बातें बताएगा, अकाउंटेबल है उसी को। ठीक है, सो दिस विल अवॉइड कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें ये कहता है कि अगर मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लेवल्स हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे ऊपर में है सीईओ। ठीक है, सीईओ के नीचे आ रहा है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट मान लेते हैं, दो वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट के नीचे जो है मैनेजर आ रहे हैं, और ये 10 मैनेजर हैं। और 10 मैनेजर के नीचे मान लेते हैं 50 जो है वो एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ है। ठीक है, स्टाफ है 50, या वर्कर्स आप मान लो, वर्कर्स हैं 50। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख गया है, एक सीईओ, इसके नीचे दो वाइस प्रेसिडेंट, उसके नीचे 10 मैनेजर, और उसके नीचे 50 स्टाफ और वर्कर्स। यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें ये कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग वर्क कर रहे हैं, इन सब का जो डायरेक्शन है गोल का, वो एक ही होना चाहिए। मतलब क्या, जो सीईओ है वो यही सोच रहा है कि इस प्रोडक्ट को कितने टाइम में हमें प्रिपेयर करना है। जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका भी सेम गोल होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है इसे कितने दिन में हमें फाइनलाइज करना है। मैनेजर भी जो भी डिसीजंस ले रहा है, या जो भी डिसीजंस जो है अपने वर्कर्स को दे रहा है, उसका भी गोल यही होना चाहिए
कि हमें इतने दिन में इस प्रोडक्ट को क्या करना है, फिनिश करना है बनाकर। और वर्कर्स जो बना रहे हैं इस प्रोडक्ट को, उनका भी टारगेट यही होना चाहिए कि हमें इतने दिन के अंदर-अंदर ये प्रोडक्ट को क्या करना है, डिलीवर करना है। समझ में आया? सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे लोग वर्क कर रहे हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आपका जो है मैनेजर हो, चाहे वो वर्कर हो, हर किसी का एक ही गोल होना चाहिए, एक ही मोटिव होना चाहिए। तो डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि सीईओ बोल रहा है कि अरे ठीक है, 10 की जगह पे अगर 12 दिन में भी हो जाएगा ना तो भी चलेगा। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो हर किसी का एक टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए। तो दिस इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर पे 6 नंबर पे। 6 नंबर कह रहा है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मान लेते हैं 100 लोग हैं टोटल, ठीक है? टोटल 100 लोग हैं। अब इस 100 लोगों में कुछ लोगों का अपना जो है इंटरेस्ट होगा कि जैसे मान लेते हैं कि जो सीईओ है और जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट है। तीनों आपस में रिलेट हैं, मतलब तीनों भाई हैं मान लेते हैं। जैसे 2 वाइस प्रेसिडेंट है, 1 सीईओ है। तो ये जो है ये मेन बॉस है, ये सबसे बड़ा भाई है और बाकी दोनों जो हैं छोटे भाई हैं, ठीक है? सीईओ का जो मेन मोटिव है वो क्या है? वो मेन मोटिव है हमें ऑर्गेनाइज़ेशन को आगे बढ़ाना है। हमें एक प्रोडक्ट को जो है वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है। एक जो 2 भाई हैं इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनमें से एक का टारगेट ये है कि यार ये प्रोडक्ट जो है इसे मैंने डिज़ाइन नहीं करा या फिर जो है ये मेरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं इस पे काम नहीं करूँगा। मेरा जो प्रोजेक्ट है मैं उसे इम्पोर्टेंस दूँगा। जो तीसरा है उसके दिमाग में है कि भई मुझे सीईओ कैसे बनना है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें पर्सनल हैं, तो वो पर्सनल वाला जो इंटरेस्ट है, वो नहीं आना चाहिए। एक ऑर्गेनाइज़ेशन का क्या इंटरेस्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है? हो सकता है मैंने डिलीवर सही से आप नहीं करा हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो समझाना चाहता हूँ। मतलब ये है कि जो एक्चुअल इंटरेस्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइज़ेशन का, हमें उसे प्रायोरिटी देनी है, ना कि जो उसके अंदर जो वर्कर्स हैं या उसके अंदर जो पीपल हैं, जो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है? जिससे वो ऑर्गेनाइज़ेशन बना हुआ है, उनके पर्सनल इंटरेस्ट को हमें वैल्यू नहीं देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल से मैं समझाता हूँ अगर क्लियर नहीं हुआ तो। जैसे मान लो कोई एक वर्कर है, ठीक है? कोई एक वर्कर है, उसे शादी में जाना है और उसे ये बताया गया है कि भई आज के दिन आपको एब्सेंट नहीं करना है क्योंकि आज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काम को कंप्लीट करना, ठीक है? और इसके बगैर वो काम कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या उसे छुट्टी मिलेगी शादी में जाने के लिए? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट है यहाँ पे वो क्या है? ऑर्गेनाइज़ेशन का इंटरेस्ट, ना कि पर्सन का खुद का इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है? भले ही वो गुस्सा आ जाए या जो करे, ठीक है? लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? ऑर्गेनाइज़ेशन का क्या इंटरेस्ट है, उससे वैल्यू देना, ना कि किसी स्टाफ के पर्सनल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देना। ठीक है? 6 नंबर का जो प्रिंसिपल है वो हमें ये कहता है। नेक्स्ट आते हैं 7th नंबर के प्रिंसिपल पे। 7th नंबर का प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। ये बहुत एक एथिकल प्रिंसिपल है। ये कहता है कि स्टाफ जितने सारे एम्प्लॉइज़ होंगे, जितने सारे स्टाफ होंगे किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में, हर किसी को फेयर पे मिलना चाहिए। जो मेहताना है या जो वेजेज़ हैं उन्हें, उन्हें टाइमली मिलना चाहिए, ठीक है? और जो फेयर है, जो लीगल है, ठीक है? इतना होना ही चाहिए, वो मिलना चाहिए। सिंपल और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है? 7 के बाद 8 नंबर का है जो प्रिंसिपल वो है सेंट्रलाइज़ेशन एंड डिसेंट्रलाइज़ेशन। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रलाइज़ेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइज़ेशन क्या होता है? अब देखो कि कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन होगा, यहाँ पे 2 तरह के डिसीज़न्स लिए जाते हैं। एक जो मेन बॉस है, उस ऑर्गेनाइज़ेशन के या जो मेन जो लीडर्स हैं, उनके द्वारा एक डिसीज़न लिया जाता है। ठीक है? जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स जिन्हें अगर कह सकते हो कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स हों वो, तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स के द्वारा जो डिसीज़न्स लिए जा रहे हैं, उन्हें हम लोग कहेंगे सेंट्रलाइज़्ड डिसीज़न और यहाँ पे जो पावर्स हो गया, वो क्या हो गया? सेंट्रलाइज़्ड हो गया, ठीक है? तो सेंट्रलाइज़ेशन का मतलब ये हो गया। तो बेसिकली सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटी विद द सेंटर। अथॉरिटी विद द सेंटर मतलब जो मेन पावर्स हैं, जो सुप्रीम पावर्स हैं या जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, उनके द्वारा अगर कोई डिसीज़न्स ली जा रही हैं,
तो दैट फंक्शन इज नोन एज, दैट टाइप ऑफ डिसीजन इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, वहीं अगर जो पावर्स है या जो डिसीजंस है वो डिस्पर्स हो जाए मतलब सेंटर में ना रह करके जो है जो उसका सीईओ है ऑर्गेनाइजेशन का, उसने बोल दिया कि भाई मैनेजर्स को भी जाकर के डायरेक्टली बोल दिया कि भाई आपको क्या करना है, खुद से सोचो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे बढ़ाना है, और जिसने अच्छा काम करा उसे प्रमोशन मिलेगा, जिसने खराब काम करा उसे रिजेक्शन मिलेगा, उसे निकाल दिया जाएगा कंपनी से। तो अब जो है हर एक मेंबर या हर एक मैनेजर जो है वो ये सोच के काम करेगा कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का भला करना है और उसके हित में वो एक सही डिसीजन लेगा वहाँ। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो गया, पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आपने पॉलिटी में भी ये टर्म सुना होगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, लगभग में कॉन्सेप्ट सेम ही है। ठीक है, अब ये याद रखना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होता है ना तो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब मिक्स फॉर्म हर जगह पे देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9th नंबर पे, वो है स्केलर चेन। स्केलर चेन समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम का हेल्प लेंगे, और जो है अभी हम लोगों ने देखा था जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके अंदर एक सीईओ होता है, 2 जो हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वीपी लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, समझ में आ जाएगा। ठीक है? और फिर यहाँ पे मैनेजर्स हैं और फिर यहाँ पे वर्कर्स हैं। ये भी वर्कर है, ये भी वर्कर है। तो बेसिकली स्केलर चेन हमें ये कहता है कि जो मेन डिसीजन होगा वो कौन ले रहा है, सीईओ लेगा। और सीईओ क्या करेगा, वो डायरेक्टली आकर के वर्कर से बात नहीं करेगा। ठीक है? वो अपने डिसीजंस जो है वर्कर को नहीं सुनाएगा जाकर के सीधा। सीईओ क्या करेगा, वाइस प्रेसिडेंट को अपने डिसीजंस बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि वर्कर्स जो हैं उनके टाइम से रिलेटेड, मतलब किस टाइम पे वो एंट्री कर रहे हैं। ठीक है? अटेंडेंस से रिलेटेड जो है उन्होंने क्या करा, एक नया रूल बनाया। तो सीईओ जाकर के डायरेक्ट वर्कर से बोलेगा, बोलने वाला नहीं है कि भाई मैंने जो है एक नया रूल बनाया है, कल से जो है लोगों को इतने बजे आना है, ये अटेंडेंस कार्ड है, यहाँ पे आकर के साइन करना है आप सभी को आकर के। ठीक है? सीईओ कहने नहीं जाएगा, वो क्या कहेगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को ये बात बताएगा कि जो है नया डिसीजन मैंने जो है लिया है अटेंडेंस से रिलेटेड, आपको कि ये डिलीवर करना है नीचे अपने। ठीक है? तो वाइस प्रेसिडेंट के नीचे कौन आ गया, मैनेजर। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है मैनेजर को गाइड करेगा कि आपको ये जो नया जो रूल है उसे क्या करना है, वर्कर्स तक पहुँचाना है, और इस वे में पहुँचाना है ताकि वो उन्हें इस रूल्स को फ़ॉलो करना ही पड़े। ठीक है? अब मैनेजर जो है वो वहाँ पे समझेगा कि जो है इसे कैसे डिलीवर करना है, और फाइनली जो है वो वर्कर्स को डिलीवर करेगा। तो अप टू डाउन जो है ये डिसीज़न का क्या हुआ, फ्लो हुआ। ठीक है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर चेन कहते हैं। अब इस स्केलर चेन में कभी-कभी क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे, जैसे सपोज़ करो मैनेजर वाला जो पोज़ीशन है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमें 2 मैनेजर दिख रहा है, एक सी दिख रहा है और यहाँ पे एक एच दिख रहा है। अब सी को उस डिसीज़न में कुछ चीज़ जो है मतलब समझ में नहीं आई, किसी जगह पे प्रॉब्लम हुई, ठीक है? तो वो क्या कर सकता है, वो तो अपने वीपी से पूछेगा, अपने ऊपर वाले बॉस से पूछेगा, या फिर अगर कुछ लग रहा है कि नहीं, उससे पूछना सही नहीं होगा, तो वो सामने वाले जो अपने पैरेलल पोज़ीशन पे जो बंदा है, ठीक है? मतलब एक और जो मैनेजर है, वो उससे भी बात कर सकता है इस बारे में। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये जो स्केलर जो चेन था, ये थोड़ा-सा डिसरप्ट हो गया। मतलब काम कैसे चल रहा था, ऐसे। तो पूछना इसे, ये किससे बात करेगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो अपने ऊपर वाले से डिस्कस करेगा। इसे कोई प्रॉब्लम होगी तो अपने ऊपर वाले से डिस्कस करेगा, इसे कोई प्रॉब्लम होगी अपने ऊपर वाले से डिस्कस करेगा। ठीक है? तो ये जो चैन थी ये थोड़ी-सी ब्रेक हो गई। यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ ये 2 पैरेलल जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके बीच में हुआ। तो ये एक तरह का एक्सेप्शन है स्केलर चेन में। ये पूछ सकता है कि जो एक्सेप्शन होता है स्केलर चेन में उसे क्या कहते हैं? तो उसे गैंग प्लैंक कहते हैं। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है? गैंग प्लैंक कहते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से, बहुत क्रिस्टल क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। नोट्स ज़रूर बनाना, कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन खाली है अगेन, ठीक है? टाइप कर सकते हो आप, टाइप करके पूछ लेना, 24 आवर्स के अंदर-अंदर उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको, ठीक है? सो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10th नंबर पे जो कि है ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर हमें ये पॉइंट कहा गया है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है? 2 तरह के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर होते हैं। एक होता है मेरा मटेरियल ऑर्डर और दूसरा होता है मेरा सोशल ऑर्डर। ठीक है? एक हो गया मेरा मटेरियल ऑर्डर और दूसरा क्या हो गया, सोशल ऑर्डर। जो मटेरियल ऑर्डर है वो हमें कहता है कि हर एक चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है,
ठीक है? वो अपनी जगह पे होनी चाहिए, सही जगह पे होनी चाहिए। मतलब उसका एक जगह होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन का जो बोर्ड मेंबर है, ठीक है? उन्हें डायरेक्ट करने के लिए कि कैसे काम हो रहा है, क्या करना है या मीटिंग्स के लिए जो है एक प्रोजेक्टर लगाया गया, ठीक है? तो प्रोजेक्टर जो है वो यहाँ पे एक मटेरियल थिंग हो गया कि प्रोजेक्टर हमें लगाना है। कहाँ लगेगा? तो ऑब्वियस है ना, मीटिंग जहाँ पे होगी वहाँ लगेगा। तो प्रोजेक्टर के लिए एक प्लेस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में और वो प्लेस अपने सही जगह पे होना चाहिए। हमें क्या करना है, प्रोजेक्टर को कहाँ लगाना है? मीटिंग रूम में लगाना है। ये नहीं हमने क्या करा, प्रोजेक्टर को जो है वर्कर्स जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे लगा दिया और मीटिंग हो रही है मीटिंग वाले रूम में। तो थोड़ा-सा यहाँ पे क्या हो गया, अटपटा-सा हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे मटेरियल ऑर्डर हमें ये कह रहा है कि अ प्लेस ऑफ अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन द राइट प्लेस। मतलब हर एक चीज़ का क्या होगा, एक प्लेस होगा और हर एक चीज़ अपने सही प्लेस पे होगा, ये हमें मटेरियल ऑर्डर कहता है। वहीं सोशल ऑर्डर हमें पर्सन्स के बारे में बता रहा है। मतलब अ प्लेस फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए क्या होगा, एक प्लेस होगा और हर कोई अपने सही प्लेस पे होगा, जो डेज़िग्नेटेड प्लेस होगा, उसी जगह पे होगा। मतलब मैनेजर की जो जगह है, वहीं पे मैनेजर बैठेगा, ये नहीं कि वो वीपी के केबिन में जाकर के बैठ के अपना काम कर रहा है, वो नहीं कर सकता। ठीक है? जो वर्कर्स हैं, उनका काम करने का जगह होगा। ये नहीं कि वो सीईओ के दफ़्तर में जाकर के, उनके ऑफ़िस में जाकर के अपना काम कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है? तो सोशल ऑर्डर हमें कह रहा है कि हर किसी के लिए जगह होगा, हर किसी के लिए प्लेस होगा और वो प्लेस जो होगा, उनका जो डेज़िग्नेटेड प्लेस है, उसी जगह पे होगा। मतलब प्रॉपर जो उनका पोज़ीशन है, वहीं पे वो लोग कार्यरत होंगे। क्लियर हो गया ऑर्डर का मतलब? ऑर्डर समझ में आ गया आप सबको? नेक्स्ट आते हैं हम लोग इक्विटी पे। सो बेसिकली देखो, इक्विटी 2 चीज़ों पे फ़ोकस करता है, एक है जस्टिस और दूसरा है इक्वालिटी। मतलब मैनेजमेंट हमें ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयी हैं, उनके साथ जस्टिस होनी चाहिए, उनके साथ इक्वालिटी आपको बिहेव करना है। 12th नंबर पे है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑर्गेनाइज़ेशन की एफिशिएंसी को कैसे प्रिज़र्व करके रखना है। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रोडक्टिविटी से वर्क कर रहा है, वो प्रोडक्टिविटी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे एम्प्लॉइज़ का टर्नओवर जो है वो मिनिमम होना चाहिए। ये मतलब क्या है? एम्प्लॉइज़ का टर्नओवर जो है मिनिमम होना चाहिए, यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। एक है कि जो एम्प्लॉयी है, उन्हें इस तरीके से रिक्रूट करना होगा कि ये नहीं हो कि रिक्रूटमेंट हो जाए और 2 दिन के बाद फिर उसने जॉब जो है चेंज कर ली। फिर किसी और को रिक्रूट करा, फिर 1 महीने उसने काम करा, फिर उसने जॉब छोड़ दी। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एम्प्लॉयी का जो टर्नओवर होना चाहिए, वो इस तरीके से होना चाहिए या मतलब इस तरीके से सिक्योर या सेफ ज़ोन में होना चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइज़ेशन की जो प्रोडक्टिविटी है, जो ऑर्गेनाइज़ेशन की एफिशिएंसी है, उस पे किसी तरह का इम्पैक्ट ना पड़े। ये कैसे होगा? ये होगा कि जब रिक्रूट करा जा रहा है एम्प्लॉयी को, तो एक प्रोसीजर के थ्रू या फिर एक एग्रीमेंट के थ्रू ये बात हो जाए कि तो आपको कम से कम एटलीस्ट 2 साल की सर्विस या 5 साल की सर्विस आपको देनी पड़ेगी इस कंपनी में, तब जाकर के आप जॉब को क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। ठीक है? तो ये एम्प्लॉयी का टर्नओवर हो गया। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो एम्प्लॉयी हैं, उनकी सैलरी इस तरीके से डिफाइंड हो, ठीक है? कि जो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइज़ेशन की एफिशिएंसी है, वो मेंटेन हो। यहाँ पे मतलब ये हुआ कि मान लो कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, ठीक है? 1 महीने में इसका टोटल जो सेल हो रहा है किसी कंपनी का या किसी शॉप का, छोटे लेवल पे बात करते हैं, ठीक है? एक बहुत बड़ा जो है एक मॉल है, ठीक है? इसका जो है 1 मंथ का टर्नओवर है, मान के चलो 50 लाख का, ठीक है? 50 लाख का 1 मंथ का टर्नओवर है। इसके पास जो है इस मॉल में 100 स्टाफ है, 100 स्टाफ है। हर किसी की सैलरी कितनी है? तो ₹10,000, ठीक है? तो ₹10,000 यानी कि जो है 100 लोगों की कितनी हो गई? 10 लाख रुपए, ठीक है? 10 लाख रुपए सैलरी हो गई इनकी। तो 40 लाख का जो है इनका टोटल प्रॉफ़िट, अगर नेट प्रॉफ़िट मान के चलें कि 50 लाख का टोटल नेट प्रॉफ़िट है। इस 50 लाख में उन्होंने 10 लाख दे दिया, तो 40 लाख जो है बचा। ठीक है? कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन के पास। लेकिन अगर मान लो कि इनका प्रॉफ़िट, नेट प्रॉफ़िट निकल के आ रहा है 50 लाख, लेकिन सैलरी देनी है वहाँ पे 60 लाख।
तो वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नहीं बचेगा। तो जो नेक्स्ट टाइम आएगा या फिर कभी ना कभी एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होगी वो ऑर्गेनाइजेशन पे एक बर्डन की तरह वर्क करेगी। ठीक है? तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल हमें ये भी बताता है कि एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होती है, वो इस तरीके से हो, इस तरीके से डिज़ाइन हो कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइज़ेशन की एफिशिएंसी है, उस पे किसी तरह का इम्पैक्ट ना पड़े। मतलब वो सुचारू रूप से सही तरीके से वो काम करता रहे। ठीक है? ये है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। क्लियर हो गया? सो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल जो है वो प्रिज़र्व करता है ऑर्गेनाइज़ेशन की एफिशिएंसी को और ये एफिशिएंसी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो एम्प्लॉयी के टर्नओवर पर। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव हमें कहता है कि वर्कर्स शुड बी मोटिवेटेड टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट प्लान। ठीक है? इनिशिएटिव हमें ये बता रहा है कि अगर कुछ चीज़ खराब हो गया, कोई कोई मान लेते हैं मटेरियल खराब हो गया या फिर प्रोडक्टिविटी जितनी होनी चाहिए थी या फिर जो गोल था, टारगेट जो था कि समथिंग इतना टन का प्रोडक्शन करना था 1 साल में, लेकिन उससे कुछ कम हो गया। तो उस सिचुएशन में जो है हमें क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा क्योंकि हर किसी ने अपना-अपना काम सही करा। ठीक है? तो वहाँ पे मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको क्या करना है, मोटिवेट करना है ताकि जो है कहीं भी अगर किसी को लग रहा है कि इस जगह पे ये कमी रह गई थी, उस चीज़ को क्या करा जाए, ठीक किया जाए और वापस से जो है उस गोल को अचीव करने की कोशिश करी जाए। ठीक है? तो ये कहता है कौन-सा इनिशिएटिव प्रिंसिपल। इसके बाद जो लास्ट जो 14th नंबर का प्रिंसिपल है, उसे हम लोग कहते हैं एस्पिरिट डे कॉर्प्स। ठीक है? ये एक्चुअली में होता क्या है कि जो मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट के पास इस तरीके का स्पिरिट हो कि वो एक साथ मिल के काम कर सकें, हार्मनी और यूनिटी के साथ एक साथ मिल कर के काम कर सकें। ये एक मोटिव होना चाहिए और ये कौन-सा प्रिंसिपल कहता है? ये एस्पिरिट द कॉर्प्स प्रिंसिपल कहता है। क्लियर हो गया? तो ये 14 प्रिंसिपल्स थे। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है मेरा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये जो देने वाले थे, ये फ्रेडरिक टेलर थे। फ्रेडरिक टेलर ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी। क्या थी वो लाइन? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। ठीक है? साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो क्या है? एक ऐसा आर्ट है जिससे आप एग्ज़ैक्टली पता कर सकते हो कि आपको जो करवाना है व्हाट यू वांट योर मेन टू डू, मतलब आप जो चाहते हो वो आपके मेन करें, आपके मेन मतलब एम्प्लॉयी, आपके एम्प्लॉयी करें। ठीक है? इस चीज़ को आप जानोगे कि कैसे किया जा सकता है, मतलब कैसे करवाया जा सकता है ये चीज़। ये कौन बताता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट बताता है। एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। और साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि वे जो ये काम करेंगे वो कैसा होगा, वो बेस्ट वे में होना चाहिए, साथ ही साथ चीपेस्ट वे में होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये जो लाइन है ये किसने किसके द्वारा कही गई है। आपको ऑप्शंस में फ्रेडरिक टेलर दिखेगा, वो आपको मार्क करना है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो सबसे पहला रूल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है? रूल ऑफ थंब का मतलब एकदम हिट एंड ट्रायल वाला मेथड हो गया या फिर हार्ड एंड फास्ट रूल कि मुझे यही करना है तो मतलब यही करना है। ठीक है? भले ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने सोचे नहीं, समझे नहीं, मैंने जो है ये नहीं समझा कि क्या ये गोल ओरिएंटेड है या नहीं, इस काम को करने से क्या मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बस मैंने कर दिया। ठीक है? तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि जो भी रूल्स हैं ये यूनिवर्सैलिटी से बिलॉन्ग करते हैं। यूनिवर्सैलिटी मतलब ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में भी अगर इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करूँ तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है? आपने कोई भी गोल सेट करा, तो आप उस गोल को थोड़ा-सा समझोगे कि ये गोल तक अगर मुझे पहुँचना है, मुझे जाना है, इस गोल को प्राप्त करना है, तो मुझे कौन-सा रास्ता चूज़ करना पड़ेगा, मुझे किधर जाना पड़ेगा। जैसे अगर आप सीएसआईआर, सीएएसी, एएसओ, एसओ का एग्ज़ाम अगर क्लियर करना चाहते हो, क्वालीफाई करना चाहते हो, तो आपको इसका सिलेबस समझना पड़ेगा। सिलेबस को कवर कैसे करना है वो समझना पड़ेगा। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है वो समझना पड़ेगा। ठीक है? ये नहीं कि यूपीएससी की बुक उठा कर के पढ़ना शुरू कर दिया या फिर यहाँ देख लिया कि हाँ, एमबीए का सिलेबस है तो एमबीए की पूरी मोटी-सी किताब उठा कर के 2 साल वाली वो पढ़नी शुरू कर दी, वो चीज़ नहीं। आपको यहाँ समझना पड़ेगा मुझे कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कितना कवर करना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी।
तो यही चीज कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब आपको चीजें एनालाइज करनी है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ये नहीं कि आपने हिट करा और मतलब ट्रायल लिया और हिट हो गया, वो चीज नहीं होना चाहिए। So every task performed in an organization should be based on the scientific study and analysis instead of hit and trial method. ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का जो प्रिंसिपल है वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नाम में ही सब कुछ है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जितनी भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं और जो मैनेजमेंट होगा, इन दोनों के बीच में हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठना चाहिए, तब जा करके जो गोल होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। सिंपल। ठीक है। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या कह रहा है? देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स ऑन order to achieve the goals. It implies a healthy working environment with no conflict. मतलब किसी तरह का कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट हो, तब जा करके जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को क्या कर सकता है? अचीव कर सकता है। तीसरे नंबर का जो प्रिंसिपल है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो लगभग लगभग में मिलता जुलता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जहाँ पे क्या किया जाता है कि जो इंडिविजुअल का अपना इंटरेस्ट है उसे दबा दिया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को के इंटरेस्ट को क्या करना है? फोकस करना है। तो उसी तरीके से है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब इंडिविजुअलिज्म मतलब हमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या उसके डिसीजन को लेकर के नहीं चलना है। हमें जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग जो डिसीजन होगा हमें उसे लेना है। जैसे मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन के हित में जो है कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन होना चाहिए, लेकिन आपसे आपका मैनेजर जो है, जो एंटी है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को डुबाना चाहता है, उसने आपको आकर के बोला कि भाई ये काम जो है आपको आप एक दिन में सबमिट नहीं करना है, भले ही जो है आपका बॉस जो है आपको कह रहा है कि भाई एक दिन में सबमिट कर दो, ठीक है, बदले में उससे जो है आपको इतने पैसे दूंगा। तो ऐसा लोग करते हैं बहुत बार, लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वही है, कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन मतलब सबके अकॉर्डिंग या गोल के अकॉर्डिंग काम करना है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को खुश रखने के लिए काम करना है। तो कंप्लीट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लीवर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। एकवाद पे ध्यान ना दे करके हमें पूरा का पूरा कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन ले करके चलना है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर के प्रिंसिपल पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच और एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर का प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जितने एम्प्लॉयज हैं उन वे सभी जो है अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पे वर्क करेंगे ताकि क्वालिटी वर्क मिले। ठीक है, क्वालिटी वर्क या अपना परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट देने की कोशिश करें। यहाँ पे कंपिटेंसीज के ऊपर में बात हो रही है, यानी कि इफिशिएंसी के ऊपर में बात हो रही है कि मतलब इफिशिएंसी जो है बेस्ट हो। ठीक है, वो निखरे, मतलब जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनमें निखार आए, उनके काम में क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी में क्या हो, ग्रोथ हो, वो और अच्छा पहले से और बेटर करते रहे। ठीक है, इसी चीज पे ये फोकस कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर पे, जो कि है मेरा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इससे क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है। अब देखो, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें ये कहता है कि हमें अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा अगर ऑर्गेनाइजेशन के किसी गोल को अचीव करना है तो हमें कुछ टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। क्या टेक्निक्स हैं? तो उसमें जो सबसे पहला टेक्निक है उसे उसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल मतलब जो काम जिस तरीके से हो रहा है उस काम को सही तरीके से अगर वो हो, तो उसके लिए हमें फोरमैनशिप का जो प्रिंसिपल है उसे अपनाना पड़ेगा। फोरमैन का मतलब हो गया सुपरवाइजर, जो सुपरवाइज करे, जो निगरानी करे, जो चीज़ों को देखे, समझे कि क्या है क्या नहीं, कहाँ गलत हो रहा है कहाँ गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब सुपरविजन से रिलेटेड हो गया। तो फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर दो तरह के फोरमैन की नियुक्ति होती है। ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग शॉप या फिर प्रोडक्शन फोरमैन। फोरमैन समझ में आ गया ना आपको? सुपरवाइजर जो चीज़ों को देख रहा है, निगरानी कर रहा है, भाई सारा प्रोडक्शन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, अच्छा ये ऐसे कैसे हुआ, इसे ठीक करना है। ठीक है, तो जो निगरानी करने का काम कर रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है कि फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर दो तरह के फोरमैन जो है वो नियुक्त होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग शॉप या प्रोडक्शन फोरमैन, और जो दूसरा होता है वो होता है मेरा फंक्शनल फोरमैन। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर दो तरह के फोरमैन की नियुक्ति होती है। एक को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन फोरमैन या शॉप फोरमैन, और दूसरा होता है मेरा फंक्शनल फोरमैन।
जो प्रोडक्शन फॉरमैन होगा या जो शॉप फॉरमैन होगा, ये 2 तरह का होता है। एक होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन फॉरमैन मतलब जो प्रोडक्शन के ऊपर में ध्यान दे रहा है। प्रोडक्शन को देख रहा है कि प्रोडक्शन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे जो फॉरमैन होगा पहले टाइप का इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, वो क्या करेगा? वो सारे इंस्ट्रक्शंस को देखेगा, सारे इंस्ट्रक्शंस बनाएगा भी कि प्रोडक्शन ऐसे होना चाहिए। इन सब चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को हम लोग मेज़र करेंगे, तब हम मानेंगे कि मेरा प्रोडक्शन सही से हो रहा है या फिर सही से नहीं हो रहा है। तो वो कुछ क्राइटेरिया सेट करता है जिसके ऊपर में वो निगरानी रखता है कि मुझे इन सब चीज़ों को देखना है जिससे मैं पता कर सकूँ कि प्रोडक्शन में किसी तरह का प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है? तो इस तरह के जो फॉरमैन होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ठीक है? इनका काम क्या होगा? इंस्ट्रक्शंस बनाना और ये चेक करना प्रोडक्शन से रिलेटेड, और ये चेक करना कि वो जो है फॉलो हो रहे हैं या नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकंड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। बेसिकली टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ऐसे फॉरमैन को कहा जाता है जो टाइम ऑफ वर्क या जो वर्किंग आवर है, वर्किंग टाइम है, उसे मैनेज करने का काम करते हैं, उस पे निगरानी रखने का काम करते हैं। ठीक है? इनका काम क्या होगा? प्रोडक्शन कितने देर में हो रहा है? जो टाइम डिटरमाइन हुई है प्रोडक्शन होने की, वो हुआ है या नहीं? वर्किंग का जो आवर है, ठीक है? वो कब से कब तक का है, उतनी देर तक सारे लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा काम किसका हो जाएगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। ठीक है? दूसरा जो टाइप है वो है फंक्शनल फोरमैन, और इसके अंदर भी कुछ टाइप है। जैसे एक है मेरा रूट क्लर्क। ठीक है? रूट क्लर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है? रूट क्लर्क से क्वेश्चंस आ सकता है। रूट क्लर्क क्या होता है? जो ये देखता है, जिसका मतलब जो मेन काम है वो ये है कि जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है? मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किस स्टेप से हो रहा है, उस स्टेप को नोटिस करना, और उसमें से जो सबसे बेस्ट स्टेप है, जो मतलब बेस्ट वे है प्रोडक्शन का, उसे निकालना, उसे फाइंड करना। जैसे मान लो, इसी को मानते हैं, ठीक है? ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस का जो सिलेबस है जो आपको कवर करना है। अब इसे कवर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप कोई कोर्स खरीद लो और वहाँ पे ये कंटेंट रीड कर लो। सेकंड तरीका है कि कोई बुक देख लो, अमेज़न वगैरह सब पे या फ्लिपकार्ट पे आप वो बुक पढ़ लो। तीसरा तरीका है यूट्यूब पे थोड़ा-सा ढूँढो, हो सकता है निशान सर की वीडियो मिल जाए, तो फिर आप उस उनके थ्रू प्रिपरेशन कर लो। तो वेज़ बहुत हैं, ठीक है? आपको इन वेज़ में जो सबसे बेस्ट वे है, वो आपको चूज़ करना है। अब ये बेस्ट वे में ज़रूरी नहीं कि आपको फ्री कंटेंट मिले। बेस्ट वे में ये भी हो सकता है कि आपको जल्दी कवर करने वाला कंटेंट मिल जाए। ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा मिल जाए कि आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है, साथ में क्वेश्चंस भी आपको मिल जा रहे हो। ठीक है? ये भी हो सकता है। ठीक है? तो ये आपको डिसाइड करना है कि जो है जो रूट क्लर्क है उसका काम क्या होगा? रूट क्लर्क का काम होगा कि एक प्रोडक्शन का जो वे है, अलग-अलग तरह का वे है, उसमें से जो सबसे बेस्ट वे है उसे फाइंड आउट करना। अब देखो, अब ये फाइंड आउट हो गया कि बेस्ट वे ये है। अब इस बेस्ट वे को बेस्ट टाइम में कैसे किया जा सकता है? तो उस क्या होगा कि प्रोडक्शन का कुछ स्टेप होगा कि पहले ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसे होगा, फिर फाइनली प्रोडक्शन होगा। तो इस पूरे वे में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं, तो वो क्या करेगा, वो उसे मार्क करेगा कि ये जो है यहाँ पे मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ। ये जो है यहाँ पे मैं अपना टाइम बचा लूँगा। तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन 3 घंटे में हो रहा है, वो हो सकता है कि 2 घंटे में ही हो जाए। हो सकता है वो ढाई घंटे में ही हो जाए, तो मेरा आधा घंटा वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो ये काम किसका है? ये रूट कलर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है? रूट कलर के बाद नेक्स्ट है मेरा इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर। जैसा मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्शन से रिलेटेड, कि प्रोडक्शन किस तरीके से सही से होगा उसका इंस्ट्रक्शन बनाना। अब फंक्शन सही तरीके से हो रहा है या नहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस बनाना। ये किसका काम होगा? तो इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर का, जो कि फंक्शनल फोरमैन के अंदर भी आता है। इसके बाद है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का मतलब हो गया जो डिसिप्लिन बना रहा है और चेक कर रहा है कि सारे लोग डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सारे लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और नहीं कर रहे हैं तो पेनल्टी देने का भी हक किसका है? इसी का है। ठीक है? इसके बाद आता है इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर क्या काम करेगा? प्रोडक्शन की क्वालिटी को चेक करेगा कि प्रोडक्शन जो है वो क्वालिटी है या नहीं। ठीक है? वो मतलब उस वो प्रोडक्शन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता उसके अंदर है या नहीं, ये किसका काम होगा? इंस्पेक्टर का काम होगा। लास्ट है मेरा एफिशिएंसी कलर। ये क्या काम करेगा? तो ये जो वर्कर्स हैं, ठीक है? या जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी एफिशिएंसी की निगरानी करेगा, उनकी एफिशिएंसी देखेगा
ठीक है? मेज़र करेगा कि सारे लोग एफिशिएंट है या नहीं, एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं या नहीं, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है भई, और बिना प्रॉब्लम के वो चुपचाप बैठा हुआ है तो क्यों बैठा हुआ है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें किसकी होगी? एफिशिएंसी कलर की होगी। तो ये टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है? मेरा फंक्शनल फोरमैनशिप। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिम्प्लिफिकेशन ऑफ वर्क। बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हुआ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज आउटपुट। जो हमारा जो फाइनल आउटपुट है, जो हमारा जो गोल है, वो सही तरीके से हो जाए, वो एग्जैक्टली मैक्सिमम जो है हमारा आउटपुट निकले, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है? इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग रिमूव करते हैं अनइसेंशियल वेराइटीज, साइज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। फॉर एग्जांपल, मान लो कि टोमेटो केचप का एक सबसे बड़ा पैकेट आता है, एक छोटा पैकेट आता है, एक सबसे छोटा पैकेट आता है। अब ये वाला जो पैकेट है, ठीक है? ये बिकता नहीं है मार्केट में ज़्यादा। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इसे बंद करना पड़ेगा। ये नहीं कि जब नहीं बिक रहा है फिर भी अननेसेसरी निकाली जा रही है, वो चीज़ नहीं। उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना कि अनएसेंशियल वैरायटी कौन है, क्योंकि ये प्रोडक्ट निकल रहा है, इसके साथ-साथ इस पे कॉस्ट भी जा रहा है, इसके साथ-साथ जो है वर्किंग एफर्ट भी जा रहा है। मतलब लोग जो है इस पे वर्क भी कर रहे हैं। तो वो स इसके अलावा टाइम भी यहाँ पे क्या होगा, अगर मतलब ये प्रोडक्ट बंद हो जाएगा तो टाइम भी बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है? तो जो अनएसेंशियल वैराइटीज़ हैं, उसे रिमूव करना, चाहे वो साइज़ के केस में हो, प्रोडक्ट के, या फिर सर्विसेज़ के केस में हो, ठीक है? द कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन एंड टूल्स कैन बी सेव्ड थ्रू सिम्प्लिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है? इसके थ्रू मतलब क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ लेबर है, या कॉस्ट ऑफ मशीन है, या कॉस्ट ऑफ टूल है, इसे सेव किया जा सकता है। It leads to optimum utilization of resources and increase in turnover। टर्नओवर में क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है, क्योंकि पैकिंग वगैरह सब में खर्च बटेगा। बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? तो कोई अननेसेसरी अगर वैराइटीज़ है, चाहे वो साइज़ में हो, चाहे वो प्रोडक्ट के अंदर हो, चाहे वो सर्विसेज़ में हो, तो उसे क्या करना? उसे ख़त्म करना, ताकि जो है चीज़ें और बेटर वे में हो सकें। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिम्प्लिफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी हमें कहता है कि the method to find out the one best possible way of doing a job in order to maximize efficiency and for optimum utilization of resources and to improve quality and satisfaction of customer। बाउंस गया होगा, ठीक है? बहुत आसान है। मेथड ऑफ स्टडी हमें ये कहता है कि ये एक्चुअली जो है हमें एक मेथड को सोचने पे जो है एम्फसाइज़ करता है कि आप उस जगह पे काम करो जहाँ पे, जिसके द्वारा जो है हमें किसी काम को करने का जो बेस्ट तरीका होता है, जो बेस्ट वे होता है, वो हमें पता चल सके, ठीक है? ताकि जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम निकल सके, ठीक है? यूटिलाइज़ेशन जो रिसोर्सेज़ का हो वो ऑप्टिमम हो, मतलब बेस्ट तरीके से जो है रिसोर्सेज़ यूटिलाइज़ हो सकें। एफिशिएंसी जो है वर्कर्स की वो मैक्सिमम हो, और जो जॉब जो होगा, जॉब मतलब जो काम होगा, वो सबसे बेस्ट वे में, सबसे बेस्ट तरीके से हो सके, ठीक है? ये है मेरा मेथड ऑफ स्टडी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोशन स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट, इवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मोशन स्टडी क्या होता है? इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग and eliminating wasteful monuments in the process of work resulting from unnecessary, incidental एंड अनप्रोडक्टिव मोशन ऑफ द वर्कर्स। मतलब वर्कर्स जो हैं वो अननेसेसरी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अनप्रोडक्टिव है, और उसके द्वारा अगर कुछ वेस्टफुल मूवमेंट आया हुआ है, या मोमेंटम पकड़ लिया प्रोडक्शन में, तो उसे क्या करना है? उसे एलिमिनेट करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और उसे फिर एलिमिनेट करना है, ठीक है? मोशन स्टडी का मतलब क्या हुआ? एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं। मोशन स्टडी का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन, हम लोग का टारगेट क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो या सर्विस अच्छी क्वालिटी की मिले। ठीक है? तो उस केस में क्या होता है कि जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बहुत बार हमेशा हर किसी का माइंड एक जैसा काम नहीं करता। बहुत समय सुपरविज़न एक जैसा नहीं होता। कभी न कभी कुछ न कुछ एरर हो सकता है। ठीक है? या फिर जो है कुछ ऐसे वर्कर्स हो सकते हैं जो जो वायरस की तरह काम करें,
जिससे जो प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय कम हो जाए। वो दिखा रहे हैं कि भई हाँ, मैं प्रोडक्टिव हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में प्रोडक्टिव ना हो। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, जो क्या कर रही है, या वेस्टफुल चीज़ें हैं, जो अननेसेसरी जो है प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर रही हैं, ठीक है? या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए, जिसके द्वारा जो है जो आपका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करो और उसे क्या करो, उसे एलिमिनेट कर दो। इस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं मोशन स्टडी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइम स्टडी। टाइम स्टडी बेसिकली टाइम ड्यूरेशन के ऊपर में बात करता है। मतलब एक ऐसा टेक्निक जिसके द्वारा हम लोग प्रोडक्शन जो है वो टाइमली हो सके, एक स्टैंडर्ड टाइम फाइंड कर सकें, जब हमारा जो काम है वो सही तरीके से हो जाए। मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड टाइम, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपको कोई बुक पढ़ के खत्म करनी है, तो ये जो बुक है कितने दिन में खत्म हो जाएगा, आपने पहले अच्छे से एनालाइज़ करा, समझा और बताया कि हाँ, जो एक्चुअल जो टाइम पीरियड होना चाहिए इस बुक को खत्म करने का वो 7 डेज़ होना चाहिए या 10 डेज़ होना चाहिए। उससे पहले खत्म करने से क्या होगा, आप प्रेशर में खत्म तो कर दोगे, लेकिन चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बाउंस चली जाएँगी। बहुत लेट करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, आप अपनी एफिशिएंसी को आपने बहुत कम कर दिया वहाँ पे। ठीक है? तो टाइम स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कितना टाइम लगना चाहिए एक्यूरेटली, कि इतने दिन में ये हो जाना चाहिए। ठीक है? तो टाइम स्टडी क्लियर हो गया। 6 नंबर का है मेरा फटीग स्टडी। बेसिकली फटीग स्टडी क्या है कि देखो, आप लगातार कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया में कोई नहीं है जो लगातार काम कर सकता, सिवाय सेलेस्टियल बॉडीज़ के, जो लगातार सन के चारों तरफ घूम रही है बिना रेस्ट किए हुए। ठीक है? आप सेलेस्टियल बॉडी तो हो नहीं। अ, थोड़ा-सा आई पेन हो रहा है। ठीक है? सो यहाँ पे क्या है कि फटीग स्टडी क्या है कि आप जब भी कंटिन्यूअस काम कर रहे हो, तो आपको एक रेस्ट मोमेंट चाहिए। ठीक है? तो ये रेस्ट मोमेंट कितना होना चाहिए, ये हमें बताता है फटीग स्टडी। कितना देर अगर हम दें, जैसे मान लेते हैं हमें 10 घंटे लगातार पढ़ना है। ठीक है? तो अगर 10 घंटे हम लगातार पढ़ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, तो इससे जो है डिफाइन कर दिया गया है कि भाई 55 मिनट आप पढ़ाई करो, बाकी जो है 5 मिनट जो है आप रेस्ट करो, ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है? जो आइडियल होता है वो होता है 50 और 10 का रेशियो। 50 मिनट आप पढ़ो, 10 मिनट की रेस्ट लो, फिर 50 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट की रेस्ट लो। लेकिन हर इंसान की एफिशिएंसी इस तरह से नहीं होती, तो उसने उसे और थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर दिया। 45 मिनट बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, 15 मिनट रेस्ट करते हैं। रेस्ट मतलब इधर-उधर कर लिया थोड़ा-सा, ताकि रिफ्रेशमेंट आ जाए, या फिर मेडिटेशन कर लिया, या फिर थोड़ा-सा सो गए, एक नैप ले लिया छोटा-सा, ताकि रिफ्रेश फ़ील करें। ठीक है? तो 45-15 का रेशियो भी चलता है, 50-10 का भी रेशियो चलता है, और एग्ज़ाम टाइम में जो है 55 और 5 का भी चलता है। ठीक है? तो इस तरह से अगर आप मेंटेन कर रहे हो, तो जा कर के जो है आप आराम से 10 घंटे पढ़ सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? और स्टार्टिंग में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती बहुत बार, तो उस समय जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 20 और 10 का रेशियो लेके चलते हैं। 20 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट रेस्ट करना है, या आधे घंटे पढ़ना है, 10 मिनट रेस्ट करना है, इस तरह से। जिसकी जैसी एफिशिएंसी, मतलब पहले इस फ्लो में बनना है, फिर उसके बाद आगे फिर और एफिशिएंसी अपनी बढ़ाती जानी है। तो फटीग स्टडी क्या होता है? फटीग स्टडी होता है कि हमें कितना रेस्ट चाहिए, कितना रेस्ट लेना है किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, किसी वर्कर्स को कितना रेस्ट देना है नॉर्मली, ताकि वो फिर से रिफ्रेश होकर के सही तरीके से प्रोडक्शन कर पाएँ अपना। ठीक है? ये स्टडी कहलाता है मेरा फटीग स्टडी। इसके बाद जो लास्ट है वो है मेरा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बेसिकली ये कहता है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। ये कहता है कि जो एफिशिएंट वर्कर है, उसकी सैलरी उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और जो अनएफिशिएंट है या अनस्किल्ड है, तो उसकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग भी होती है। ये जितना सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया वो नहीं है। कुछ फैक्टर्स भी इसके अंदर आते हैं, जैसे कि वो एफिशिएंट है लेकिन एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ भी गड़बड़ है। तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो है, जो ऑर्गेनाइज़ेशन के जो मैनेजर, जो या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसे सोचना पड़ेगा वहाँ। या फिर जो अनस्किल्ड है लेकिन उसकी एफिशिएंसी बहुत तगड़ी है, वो चीज़ों को बहुत फ़ास्ट तरीके से सीख रहा है। तो एक तरह से वो कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए क्या हो गया, एक एसेट हो गया। वो कंपनी उसे कभी छोड़ना नहीं चाहेगी। तो उस सिचुएशन में उसे जो है थोड़ा-सा ज़्यादा सैलरी वहाँ पे देनी पड़ेगी उसे, ताकि वो जो है हमारी कंपनी के साथ या हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ बना हुआ रहे। तो दिस इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ठीक है? तो ये टोटल टेक्निक्स हम लोगों ने बात कर ली है यहाँ पे। सो इसके साथ-साथ मैं अभी यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, 2 दिन के बाद आपको दोबारा से वीडियोज़ मिलेगी। सॉरी, अल्टरनेट डेज़ में, मतलब 1 दिन के बाद मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट डे जो है आपको फिर से वीडियोज़ मिल जाए इस टॉपिक के ऊपर में। हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है? पूरा साल आप लोगों का बहुत अच्छे से जाए, सबका सिलेक्शन हो जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।